बच्चों आपके सामने 4 इक्विलिब्रियम का इक्वेशन दिया हुआ और बोला है इसमें कौन सा केपी और केसी इक्वल नहीं होगा। तो ध्यान देंगे केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी आर टी का पावर डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी बेसिकली क्या होता है, तो डेल्टा एन जी होता है कि आपके प्रोडक्ट में कितना गैस है और माइनस रिएक्टेंट में कितना गैस है। तो जब भी डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 होगा उस केस में क्या होगा, केपी और केसी क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्वेश्चन बोला गया है किस केस में केपी और केसी इक्वल नहीं होगा, तो सिंपली है जहाँ पे डेल्टा एन जी नॉन जीरो होगा, यानी गैसियस मोल का डिफरेंस नॉन जीरो होगा, वही मेरा आंसर होगा। पहले वाले में देखना आपके राइट में 2 गैस है और लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में 1 गैस है, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 होगा। सेकंड वाले केस में ध्यान देना यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसका 0 हो जाएगा डेल्टा एन जी। थर्ड वाले में यहाँ पे 2 गैस है राइट में और लेफ्ट में भी क्या 2 गैस है, तो यहाँ भी डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या 0 हो जाएगा। फोर्थ वाले केस में राइट में 2 गैस है, लेफ्ट में भी 2 गैस है, यहाँ भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू नॉन जीरो किस में है, तो आपके ऑप्शन 1 में। तो इसी केस में आपका केपी और केसी इक्वल नहीं होने वाला है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 1। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आप सामने एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेंशन किया हुआ है जिसमें 2a का पार्टिकल b और c में कन्वर्ट कर रहा है, उसका केसी दिया हुआ है और आपको बोला गया किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रेशन का मिक्सचर का कंपोजिशन दिया हुआ है। तो आप क्या करो, पहले इस पॉइंट पे आप q को निकालो। तो जब q निकालोगे तो उस केस में क्या होगा, बी सी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर पुट करोगे तो ध्यान देना इसमें वैल्यूज मेंशन किया हुआ है, तो इसको जब पुट करो तो वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 1, यानी इस पॉइंट पे जो q का वैल्यू हो जाएगा 1। अब q और k को कंपेयर करते हैं तो q और k में q का वैल्यू k से क्या है, लार्ज है, क्योंकि q का वैल्यू 1 है और k का वैल्यू 10⁻³ है के टर्म में है। तो q k से बड़ा है, यानी q जब k से बड़ा होगा तो रेशन कहाँ जाएगा, रेशन बैकवर्ड जाएगा, यानी जो आपका प्रोडक्ट है वो वापस रेशन में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो थर्ड ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, तो रेशन है टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है 2NO गिव्स N2 + O2 और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे N2 O2 एंड NO का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और उससे पूछा गया है कि अगर NO का कॉन्सेंट्रेशन बिगिनिंग में हम 0.1 मोलर लेंगे उस केस में अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है। पहले पार्ट में एक केस में हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट का कॉन्सेंट्रेशन दे दिए हैं और सेकंड पार्ट में बोला गया है कि अगर हम इक्विलिब्रियम को दोबारा रीच करेंगे जब NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर होगा उस केस में अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान देंगे सबसे पहले क्या होगा, हम लोग इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखते हैं केसी का, तो केसी का एक्सप्रेशन जो होगा ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसमें जो केस 1 में इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था उसके वैल्यू को ले लो, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके हम लोग केसी का वैल्यू निकाल लिए। केसी का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 1.607 निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो नया केस था जिस केस में NO का अमाउंट हम लोग 0.1 मोलर लिए हुए हैं उस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो एक्सप्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा जो होगा उसको हम लिख सकते हैं। तो टाइम 0 पे अमाउंट कितना लिया गया, NO का 0.1 लिया गया, यानी बेसिकली आपका C हो गया। तो यहाँ टाइम जब इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच करेगा टाइम t, तो ये क्या होगा C - C अल्फा, यहाँ हो जाएगा C α/2, यहाँ हो जाएगा C α/2। तो C का वैल्यू को पुट कर दो 0.1, तो आपका एक्सप्रेशन इस तरह का निकल के आ जाएगा। आपको पता है KC का एक्सप्रेशन कैसा होता है, तो ऐसा था N2O2 डिवाइडेड बाई NO का स्क्वायर। अब इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो वैल्यूज है इन टर्म्स ऑफ अल्फा उसको पुट कर दो, तो पुट करने पे आपका सिस्टम ऐसा बन चुका है। ठीक, अब इसे जब सॉल्व करोगे तो 0.1 कॉमन है बाहर ले लो, तो 0.1 का जो बाहर होगा तो 0.1 का स्क्वायर होगा, इसको आप लिख सकते हो 0.01 लिख सकते हो, तो यहाँ 0.01 लिखा हुआ है। अब इसमें केसी का वैल्यू पुट कर दो 1.607 को पुट कर सकते हो आप। अब क्या कर सकते हो, ये जो रेशियो है इसको आप लेफ्ट लेके आ जाओ, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यानी यहाँ पे बेसिकली 0.01 को 0.1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, अब इस क्या कर सकते हो, यहाँ का जो स्क्वायर है उसको इसका आप रूट कर लो, तो यहाँ से सिंपल α/1 - अल्फा हो जाएगा, और इसका जो रूट होगा रूट नीचे ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 1.607 है उसका रूट निकल के आ जाएगा 1.27, यानी अल्फा डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा हो जाएगा 2.54।
अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका ऐसा आएगा अल्फ़ा इक्वल टू 2.54 माइनस 2.54 अल्फ़ा। अब ध्यान देंगे जब इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या निकल के आ जाएगा, अल्फ़ा बेसिकली रेशियो निकल के आ जाएगा 2.54 डिवाइडेड बाई 3.54 और डिवीजन के बाद आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.717। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी अल्फ़ा का वैल्यू निकलेगा वो होगा 0.717। अब ध्यान देना इस केस में अल्फ़ा का भी अप्रिसिएबल था, इसलिए हम लोग क्वेश्चन में 1 माइनस अल्फ़ा को हम 1 नहीं लिख सकते हैं, यानी हम अल्फ़ा को 1 के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट नहीं कर सकते थे। अब ध्यान देना ड्यूरिंग सॉल्यूशन जो सॉल्व कर रहे थे उस केस में क्या आया था, तो अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा का जो वैल्यू आया था 2.54 था। अगर हम 1 माइनस अल्फ़ा को अगर हम 1 लिखते तो उस केस में क्या होता है, अल्फ़ा का वैल्यू आया था 2.54 जो कि पॉसिबल नहीं है। अल्फ़ा का वैल्यू हमेशा क्या तो 1 से छोटा ही होता है, 1 को कभी क्रॉस नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग 1 माइनस अल्फ़ा को अगर 1 लेते तो उस समय स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या था कि आंसर क्या होता आपका गलत ही आता, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम लोग 1 माइनस अल्फ़ा को 1 नहीं लिए थे उस टाइम भी ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन के टाइम में। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि आपको कैसे प्रोसेस को फॉलो करना था। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट है जो फॉर्म कर रहा है पॉइंट सी एंड डी, और आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दिया हुआ है, ए का होगा 2, बी का 3, सी का 10 एंड डी का 6। और से पूछा गया है कि एट 300 केल्विन आपका डेल्टा जी नोट फॉर द प्रोसेस आपको निकालना है। तो ध्यान देंगे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको इसका के निकालना पड़ेगा। तो रिएक्शन का के क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, चूँकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट का। तो ऊपर 10 होगा, 6 होगा, नीचे क्या होगा 2 एंड 3 होगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 10। तो के का वैल्यू 10 मिल गया। आपको डेल्टा जी नोट और के का रिलेशन पता होना चाहिए, होता है माइनस आर टी लॉन के। अब आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया 2 कैलोरी लेना है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक, तो इसको हम ले लिए यहाँ पे 2। टी का वैल्यू कितना पुट करेंगे 300। लॉन को लॉग में चेंज करो तो क्या होगा 2.33 लॉग के, और लॉग के का वैल्यू 10 है, पुट कर दिया। लॉग 10 क्या होगा 1। तो अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगा -600 इंटू 2.303। तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा -1381.86 कैलोरी। तो हमारा जो सॉल्यूशन है मैच करेगा ऑप्शन ए के साथ। तो सिंपल आपका इस क्वेश्चन में आपको के निकालना था और डेल्टा जी नोट और के का रिलेशन पता होना चाहिए, उसमें वैल्यूज को पुट करना था, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक बैलेंस रिलेशन दिया हुआ जिसमें O2 कन्वर्ट हो रहा है ओजोन में। ठीक है, साथ में इस इक्वेशन का आपको केसी दिया हुआ है और आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट का O2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.040 मोलर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 यानी ओजोन का पूछा है इन मोलिटी में। तो ध्यान देना सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन का आप निकालोगे केसी का एक्सप्रेशन। तो केसी क्या होगा इसका, तो ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर बाई O2 कॉन्सेंट्रेशन का क्यू होगा। अब केसी का वैल्यू को पुट कर दो तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁵9। अब आपको O3 चाहिए, तो O3 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, O2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका क्यूब इंटू केसी का वैल्यू। अब इसको अगर पुट करते हो तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.04 का यहाँ पे क्यूब है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो 0.04 ले सकते हो 4 × 10⁻⁻2। ठीक, अब इसको आप क्यूब करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 3 यहाँ कर लेते हैं, और 10⁻⁻6 हो जाएगा, और 10⁻⁻59 हो जाएगा। इसको तुम ऐड कर लो तो ये हो जाएगा, ये जो पावर जो इसको आप सम करके ले सकते हो 10⁻⁻65। बात समझ में आती है इसका, ये पावर का बस सम हम दिखा दे रहे हैं आपको।
अब ओजोन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इस वैल्यू का रूट होगा, ये पूरे वैल्यू का रूट होगा, ठीक है। तो रूट निकालें तो इस 3 को आप 4 मान सकते हो नियर अबाउट, ठीक है। इस 3 को आप 4 मान सकते हो, तो इससे क्या होगा, आपका चीज़ थोड़ा सा करने में आसान होगा। या इनफैक्ट क्या होगा, आप क्या करो, यहाँ जो पावर 65 लिया हुआ है ना, 65 को अगर यहाँ पे पावर को 64 करोगे तो ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसको आप देखोगे तो ओजोन का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 का पावर क्यू यहाँ पे है इंटू 3 था, 10 पावर -65 था। इसको अगर हम 64 बनाते हैं तो यहाँ पे 10 पावर -1 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे यानी 10 से को डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 4 का क्यू इंटू हो जाएगा बाई 10, यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू 10 पावर -64 है। अब O3 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका रूट लेंगे, यानी इस पूरे क्वांटिटी का हम रूट लेते हैं तो 10 पावर -32 बाहर आएगा। और यहाँ पे जो 4 है उसमें से एक 4 बाहर निकाल लो, तो आपके पास यहाँ पे जो बचेगा अंदर में टर्म, तो आपके पास पावर क्यू में से एक 4 बाहर निकला तो अंदर में क्या होगा, अंदर में एक ही 4 बचेगा इंटू 3 बचेगा बाई 10 बचेगा और उसका पावर हाफ रहेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे 1/1.2 का पावर हाफ होगा इंटू 10 पावर -32 होगा। तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा उसमें आपका 10 का पावर -32 होना चाहिए, और साथ में आपका जो वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं 4 से हल्का सा बड़ा होगा, ठीक है, 4 से हल्का सा बड़ा होगा। तो 4 से हल्का सा बड़ा और 10 का पावर -32 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो चूंकि आपका ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है तो इतना हम अप्रोक्सीमेशन आराम से ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो इस तरह के सिंपल अप्रोच के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन दिया हुआ है और उसका के दिया हुआ है 2 × 10³ एट 300 केल्विन। आपको पता करना डेल्टा जी नोट ऑफ रिएक्शन। तो सिंपली आपको रिलेशन अप्लाई करना है, डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या होता है, -RT ln K। अब यहाँ पर R का वैल्यू क्या पुट करोगे, -8.314, T का वैल्यू क्या पुट करोगे 300, और ln K के अंदर वैल्यू क्या होगा 2 × 10⁻13। अब देखो ये वैल्यू किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो वैल्यू मैच करेगा हमारे ऑप्शन ए के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में केमिकल क्वेश्चन दिया हुआ और बोला गया है कि कौन सा कंडीशन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को फेवर करेगा। तो ध्यान देंगे आपका जो केमिकल क्वेश्चन है उसमें A2 गैस B2 गैस से कंबाइन करके X2 गैस फॉर्म कर रहा है, और इसका डेल्टा एच प्रोसेस का नेगेटिव यानी प्रोसेस का एक्सोथर्मिक है। तो आप सिंपली अप्लाई करोगे ली चैटल प्रिंसिपल। तो ध्यान देंगे आपका लेफ्ट साइड में गैस का अमाउंट कितना है, 2 है, राइट में गैस 1 है। तो अल्टीमेटली आपका कहीं ना कहीं जब लेफ्ट से यानी रिएक्टेंट से जब सिस्टम मूव कर रहा है प्रोडक्ट की तरफ तो गैसेस मोल डिक्रीज कर रहा है। ये तभी होता है जब प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो हाई प्रेशर आपके प्रोडक्ट को फेवर करने वाला है। प्लस चूंकि डेल्टा एच नेगेटिव है यानी प्रोसेस थर्मिक है, तो इस थर्मिक प्रोसेस को सपोर्ट करता है लो टेम्परेचर। यानी इस प्रोसेस को अगर फॉरवर्ड मूव करना है तो आपका टेम्परेचर लो होना चाहिए एंड प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो कंडीशन कहाँ मैच करेगा, तो मैच करेगा हमारे ऑप्शन ए के साथ। तो एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर करने वाला है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और तीनों को यूज करके आपको यहाँ पे नीचे में गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट पता करना है। तो ध्यान देंगे जो पहला इक्वेशन है उसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट आपको K1 दिया हुआ है, सेकंड का K2 दिया हुआ है, थर्ड का K3 दिया हुआ है। तो सिंपली आपको ये देखना है कि जो गिवन 3 इक्वेशन है उसका यूज करके आप इस डिजायर्ड इक्वेशन को कैसे लाओगे। तो ध्यान देंगे आपके डिजायर्ड इक्वेशन में अमोनिया लेफ्ट साइड में है और उसका कोएफिशिएंट 2 है। आपका जो अमोनिया है गिवन इक्वेशन में इक्वेशन 1 में है लेकिन ये राइट साइड में है और कोएफिशिएंट 2 है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को रिवर्स करना है। इक्वेशन 1 को रिवर्स करना मतलब उसे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी -1 करना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स मतलब -1। अब क्या ध्यान देना, आपके इक्वेशन जो है गिवन इक्वेशन में आपका हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन कैंसिल होना चाहिए। अब हाइड्रोजन कैसे कैंसिल होगा, तो आप इक्वेशन 1 को अगर रिवर्स करोगे तो 3 हाइड्रोजन जो होगा राइट से चला जाएगा। अब आपका इक्वेशन थर्ड में हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, एक ही है,
बट आपका राइट साइड में कितना हाइड्रोजन चला गया है, 3 हाइड्रोजन चला गया है। तो दोनों को ऐड करने से हाइड्रोजन कब कैंसिल होगा, जब इक्वेशन थर्ड को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिंपली क्या करना है, रेशन 1 को माइनस करना है, रिवर्स करना है, प्लस उसमें आपको 3 इंटू रेशन थर्ड को आपको ऐड करना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, प्लस आपके सिस्टम में नाइट्रोजन भी अब्सेंस है, जो आपको डिजायर्ड इक्वेशन चाहिए वहाँ पे आपका नाइट्रोजन भी आपके पास नहीं है। तो नाइट्रोजन कैसे कैंसिल करेगा, तो सिंपली जब आप रेशन 2 को ऐड करोगे, तो रेशन 2 को जब ऐड करोगे सिस्टम में, तो रेशन 1 का जो नाइट्रोजन राइट में गया है वो रेशन 2 के नाइट्रोजन को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो अगर आप ए ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, यानी सिंपली क्या बोला गया, आपको रेशन 1 को माइनस करना है, उसमें रेशन 2 को ऐड करना है और रेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपका इक्वेशन इस इक्वेशन से मैच कर जाएगा। तो हम लोग को पता चलेगा कि इक्वेशन में क्या करना है। आपको सिंपली पता है कि जब भी हम ऐड करते हैं रेशन को, तो आपका जो कांस्टेंट है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है, और जो भी कोएफिशिएंट हम यूज करते हैं उसके पावर में आता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो इस इक्वेशन का जो के होगा, तो चूंकि आप -1 किए हो रिएक्शन 1 में, तो -1 जब पावर जाएगा तो उसका कांस्टेंट क्या होगा, नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/K1 हो जाएगा। अब रिएक्शन 2 आप ऐड किए, मतलब वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू K2 कर लोगे। और रिएक्शन थर्ड जो आप है, ध्यान देंगे, जो रिएक्शन थर्ड में आप क्या किए हो, तो रिएक्शन थर्ड को आप ऐड किए हो, लेकिन उससे पहले उसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हो, तो ऐड के लिए आप मल्टीप्लिकेशन साइन डालोगे, और चूंकि आप रिएक्शन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई किए हो, तो उसका कांस्टेंट है उसका पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे K3 का पावर 3 हो जाएगा। तो आपका जो डिजायर्ड इक्वेशन है उसका जो K होगा वो क्या होगा, K2 इंटू K3 का पावर 3 डिवाइडेड बाई K1 ये होगा। और हमारा सॉल्यूशन किस आंसर से मैच करेगा, तो हमारा सॉल्यूशन है, आप देखोगे तो हमारे ऑप्शन ए से मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा ऑप्शन ए। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है, N2 + O2 गिव्स 2NO और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखा हुआ है। अब बोला गया इसी इक्वेशन को अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे होगा इन टर्म्स ऑफ K। तो ध्यान ना, अगर आपके पास कोई अगर इक्वेशन होता है, मान लेते हैं A से B, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K है, और इस इक्वेशन को अगर हम n से कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो नया इक्वेशन बनेगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा उस पुराने इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर यही नंबर हो जाएगा, जो नंबर से मल्टीप्लाई किया उसका पावर चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका नए इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पुराने इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ध्यान देना, आपके पास गिवन क्वेश्चन में आप मल्टीप्लाई किया गया हो, तो पुराने इक्वेशन को, यानी जो पुराने इक्वेशन था उसको आप हाफ से मल्टीप्लाई किए हो, तो जो नया इक्वेशन बिल्ड हो रहा है उसका जो K होगा वो पुराने इक्वेशन का जो K है उसका पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। यानी नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होने वाला है, ये होने वाला है K का पावर हाफ। तो अब देखोगे ये आंसर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन का आपको K का वैल्यू दिया हुआ है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 × 10⁻12, और उसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो कौन सा इन्फॉर्मेशन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। तो चूँकि K का जो वैल्यू है बहुत हाई है, ठीक है, इज वेरी हाई। अब वेरी हाई का मतलब सिंपली है ये तभी होगा जब आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा, फुली फॉरवर्ड, यानी आपका पर्ड को सपोर्ट करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इक्विलिब्रियम पे आपका सिस्टम में क्या होगा, मोस्टली क्या होगा पर्ड होगा, यानी ऑप्शन जो ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला गया कि कौन सा रिलेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो K इक्विलिब्रियम होता है उससे हमको लिंक करना है डेल्टा G को। तो डेल्टा G नोट को जब लिंक करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा G नोट इक्वल टू क्या होता है, -RT ln K, और इस लॉन को लॉ में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, -2.303 RT log K हो जाएगा। अब ध्यान देना कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, तो आप चेक करोगे तो इस केस में
ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी में इशू क्या, बी में यहाँ पे डेल्टा जी दिया हुआ है, जबकि आपका के और डेल्टा जी नोट का लिंक होता है, डेल्टा जी के से लिंक नहीं होता है। तो इस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, डेल्टा जी नोट इक्वल टू होगा -2.33 RT log के। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने अमोनिया के फॉर्मेशन का बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है और बोला गया है कि किस कंडीशन में सिस्टम फॉरवर्ड मूव करेगा। तो ध्यान देंगे, आपका इस रिएक्शन में आपके लेफ्ट में कितना गैस का मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है, और राइट में कितना है, 2 मॉलिक्यूल है। तो हाई प्रेशर करने पे सिस्टम आगे मूव करेगा क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। प्लस आपका इसमें हीट इवॉल्व कर रहा है, रिएक्शन जब होगा तो हीट इवॉल्व करेगा, यानी प्रोसेस क्या एक्सोथर्मिक है, तो लो टेम्परेचर करने से सिस्टम आगे मूव करेगा। यानी इस रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव करने के लिए आपका हाई प्रेशर होना चाहिए एंड लो टेम्परेचर होना चाहिए। यानी आपका जो ऑप्शन जो सही होगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। बाकी सारे ऑप्शन को भी चेक कर लोगे तो अगर आप अमोनिया के अमाउंट को इंक्रीज करते हो, यानी प्रोडक्ट को इंक्रीज करते हो, सिस्टम कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। सिंपली हम अप्लाई कर रहे हैं ली चैटल प्रिंसिपल। तो अगर आप प्रोडक्ट को ऐड करो, सिस्टम कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज करने पे सिस्टम उधर मूव करता है जहाँ पे गैसेस मोल इंक्रीज करता है, यानी सिस्टम कहाँ जाएगा, इस केस में बैकवर्ड जाएगा। ऑप्शन जो सी दिया हुआ है, बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, तब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जब घटाओगे तो सिस्टम कहाँ आता है, बैकवर्ड। तो ये तीनों ऑप्शन में कहा था सिस्टम बैकवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड बस एक ही केस में जाएगा, कहाँ जाएगा, जब ऑप्शन डी वाला कंडीशन अप्लाई करोगे, यानी आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया हुआ है और बोला गया है कि अगर हम टेम्परेचर को T1 से T2 लेके जाते हैं तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि T2 का जो वैल्यू होगा वो T1 से क्या होता है, बड़ा होगा, यानी T2 जो है हायर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू T1। चूँकि डेल्टा एच प्रोसेस क्या है, नेगेटिव है। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी जो T2 पॉइंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा जो कि Kp डैश है, इसका वैल्यू Kp से छोटा होना चाहिए। यानी जो होगा आंसर जो होगा Kp डैश शुड बी लेस देन Kp। अभी हमारा सॉल्यूशन किस आंसर से मैच करेगा, तो मैच करेगा हमारे ऑप्शन ए के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का ए था एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में KMnO4 के फॉर्मेशन का एक रिएक्शन लिखा हुआ है और बोला गया है इस प्रोसेस को अगर कंप्लीशन पे लेके जाना है बाय रिमूविंग OH तो आप क्या ऐड करोगे। तो ध्यान देंगे, आपका OH कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में फॉर्म कर रहा है, इसको आप रिमूव करोगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल इस सिस्टम कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। अब OH चूँकि बेस है तो बेस को रिमूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एसिड जो इससे रिएक्ट करके इसको ख़त्म करेगा। तो आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है A, C, B और D में, तो ध्यान देंगे आपका D तो बेस है तो इसको हटा दो। ऑप्शन A जो है उसमें CO2 है, A भी एसिड है, SO2 भी एसिड होगा और CHCl भी क्या होगा, एसिड होगा। तो इन तीनों में से हम किसी को भी ले सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या होगा, आपको पता है कि KMnO4 यानी MnO4- जो आयन है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब भी कोई भी ऑक्सीडेशन के लिए अवेलेबल होगा तो खुद को कहाँ चेंज कर देगा, Mn+2 में। तो अगर आप यूज करते हो HCl तो उस केस में क्या होगा कि MnO4- HCl के Cl को ऑक्सीडाइज करेगा Cl2 में और खुद चला जाएगा Mn+2 में, यानी खुद प्रोसेस में कंज्यूम हो जाएगा। और अगर आप यूज करते हो SO2 तो SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है, तो इस सल्फर को +6 में ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी सल्फेट में चेंज कर देगा। तो इस केस में क्या होगा, MnO4- खुद को भेज देगा Mn+2 में। तो चूँकि इन दोनों प्रोसेस में MnO4- जो बना रहे हो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो जाएगा, तो इसलिए इन दोनों को हम नहीं लेंगे। तो बचा ऑप्शन क्या, CO2। CO2 में होता है क्या बच्चों लोग कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +4, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो CO2 वाले केस में बस क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और CO2 क्या करेगा, OH को न्यूट्रलाइज करेगा और MnO4- से रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपका जो MnO4- जो बन रहा है वो प्रिजर्व रहेगा। तो अगर आपको MnO4- चाहिए तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए आप यूज करोगे CO2 गैस को।
तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, और इस इक्वेशन का आपको के कूलम दिया हुआ है 278 एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, और ऐसा पूछा गया है इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपको निकालना है SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2, इसका के आपको पता करना है। तो ध्यान देंगे, अगर इस इक्वेशन को आप रिवर्स करते हो तो रिवर्स करो तो इस इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2, इसका के कूलम क्या होगा, तो हो जाएगा, इसको अगर हम के बोलते हैं कूलम कांस्टेंट, तो इसमें इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/k, यानी इसका जो के होगा ये हो जाएगा 1/278, यानी इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि आप रिलेशन को रिवर्स किए हो। अब इस इक्वेशन को अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई करते हो, तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में आपका जो डिजायर्ड इक्वेशन बनने वाला है वो कुछ ऐसा बन जाएगा जो आपको चाहिए, यानी SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2। तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इस इक्वेशन का जो के होगा उसका पावर क्या होगा, पावर हाफ हो जाएगा, यानी आपका इस इक्वेशन का के क्या था 1/278 था, उसका पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका जो के होगा ये 1/278 का पावर क्या हो जाएगा, हाफ। अब इसको आप सॉल्व करोगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगा अराउंड 0.06, यानी इस वैल्यू को आप लिखो तो क्या हो जाएगा 6×10⁻²। तो जो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन सी से मैच करेगा। अब ध्यान देंगे, अगर आपको कैलकुलेशन करने में अगर इशू है तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन करके भी इसको टिक कर सकते थे। तो इसको कैसे सोच सकते हो आप, तो आपको पता है कि SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2 का जो के होगा, के क्या होगा 1/278 का पावर हाफ। अब ध्यान देना, इसको अगर आप अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आपको पता है कि 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। तो अगर हम 289 के आसपास का वैल्यू का रूट लेंगे तो उसको हम ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं 17 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 278 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या 278 का पावर हाफ यानी उसका रूट, तो वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगा 1/17। ठीक है, तो आपको सिंपली आपको के को सॉल्व करना है किसके लिए 1/17 के लिए। तो ये वैल्यू कितना होगा 0.06 के अराउंड आ जाएगा, 0.06 के अराउंड आएगा, यानी जो के का वैल्यू निकल के आ जाएगा हो जाएगा 6×10⁻²। तो ये हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करके भी आंसर को नियरली हम टिक कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग टिक कर चुके थे। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, और हम लोग अप्रोक्सीमेशन को कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैंने आपको सिखाया। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने गैसेस इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में A2 गैस एक रिएक्टेंट है एंड B2 गैस एक रिएक्टेंट है, जो कंबाइन करके AB गैस फॉर्म कर रहा है। और बैलेंस इक्वेशन में जो A2 और B2 का कोफिशिएंट 1 लिया गया है और AB का कोफिशिएंट 2 लिया गया है। इसमें क्या किया गया है, आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पॉइंट का, और आपसे Kc पूछा गया, Kc। तो Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो Kc का एक्सप्रेशन होगा AB का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 का कॉन्सेंट्रेशन एंड B2 का कॉन्सेंट्रेशन। अब सिंपली इसमें कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू को पुट कर लो, तो AB का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा 2.8 × 10⁻³ इसका आपको स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाई A2 का वैल्यू क्या होगा 3 × 10⁻³ हो गया A2, एंड B2 का वैल्यू क्या होगा 4.2 × 10⁻³। अब सिंपली क्या होगा, अब यहाँ पे जो पावर है पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2.8 का स्क्वायर और नीचे होगा 3 × 4.2। अब 2.8 का स्क्वायर को 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, 2.8 × 2.8 कर लो, और नीचे 3 होगा एंड 4.2 होगा। अब ध्यान देंगे, इसको आप देखोगे तो यहाँ पे अगर इसको कैंसिल करो तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और 7 से 4 बार में कटेगा और 1 कटेगा 6 बार में। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, तो ऊपर आ जाएगा 2.8 ×
4 और नीचे हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे आप लोग, इसको फर्दर आप काट सकते हो 2 और यहाँ हो जाएगा 3, तो अल्टीमेटली ऊपर हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 5.6 और नीचे हो जाएगा आपका 9। अब देखोगे तो ये वैल्यू जो निकलेगा कितना निकलेगा, तो ये 0.6 ठीक है 2 के आसपास होगा, यानी जो वैल्यू होगा ये 0.062 के अराउंड होने वाला है। तो आप देखोगे इस इक्वेशन का जो केसी है ये ऑप्शन सी से मैच करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड कैलकुलेशन, इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन का सम दिया हुआ है N2 + O2 गिव्स 2NO, इसको हम रिएक्शन 1 बोल दे रहे हैं, तो रिएक्शन आपका 1 हो गया। इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट जो है K1 लिया हुआ है, और इक्वेशन 2 लिया हुआ है 2NO + O2 गिव्स 2NO2, इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट आपके पास K2 लिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन हम इसको 2 बोल दे रहे हैं। अब इसको यूज करके आपको NO2 गिव्स हाफ N2 + O2, इस इक्वेशन का आपको K पता करना है, इसका आपको K पता करना है। तो सिंपली ध्यान देना, हम क्या करेंगे, रिएक्शन 1 और 2 को अगर हम लेते हैं, तो अगर हम दोनों रिएक्शन 1 2 को अगर ऐड करेंगे हम लोग, तो अगर आप सिंपली 1 + 2 को ऐड करते हैं तो आपको रिएक्शन क्या मिलने वाला है, तो 1 + 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो उसके से मिलेगा हमको N2 + 2O2, ठीक है, N2 + 2O2 गिव्स 2NO2, ये हमको मिलने वाला है। तो ये जो रिएक्शन मिलने वाला है इसका जो K होगा, इसका K होगा एक K1 × K2 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 2 को आप ऐड करके निकालो। अब जो ये इक्वेशन आपको मिला है इसको आप क्या करो, उल्टा कर दो, क्या करो, रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करो तो क्या होगा, 2NO2 गिव्स N2 + 2O2, तो इसका K क्या होगा, तो इस रिएक्शन का जो K होगा, चूँकि आप रिएक्शन को उल्टा क्यों, होते यहाँ का जो K हम निकालें उसका इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ का जो K होगा ये हो जाएगा 1/K1 × 1/K2, यानी जो इसका K था उसका इन्वर्स हो गया। अब इस रिएक्शन में हम लोग फर्दर क्या करेंगे, अगर हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा NO2 गिव्स हाफ N2 + O2, तो यहाँ का जो K फर्दर निकलेगा वो इस रिएक्शन का K का रूट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का K कितना था, इस रिएक्शन का K था आपके पास 1/K1 × K2 था, उसका रूट कर लो यानी पावर हाफ कर लो। तो ये था इस इक्वेशन का K, और हमारे किस आंसर से मैच करेगा, तो ऑप्शन सी से मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है X2 गैस + 4Y2 गैस गिव्स 2XY4 गैस, और बोला गया डेल्टा H इसका <0 है, मतलब डेल्टा H क्या है, नेगेटिव है, यानी प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अब बोला गया कि फॉर्मेशन ऑफ XY4 गैस फेवर कब करेगा। तो ध्यान देंगे, आप यहाँ देखोगे तो रिएक्शन में लेफ्ट साइड में कितना गैसेस मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है, और राइट में कितना है, 2 मॉलिक्यूल है, यानी गैसेस मोल का नंबर क्या डिक्रीज हो रहा है, यानी प्रेशर क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा आपको। और चूंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो आपको अगर इस प्रोसेस को आगे लेके जाना है तो टेम्परेचर क्या होगा, घटाना पड़ेगा, यानी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे सिस्टम फॉरवर्ड मूव करेगा, यानी XY4 गैस का फॉर्मेशन फेवर करेगा। तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, यानी ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है 2A + B गिव्स 3C and D, और बोला गया है जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D 0.025 मोलर हो जाए उस टाइम पे आपको इक्विवेलेंट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। और आपको बोला गया था कि बिगनिंग में, इन टाइम 0 पे बिगिनिंग टाइम में आपका सिर्फ A और B मौजूद था, और दोनों का अमाउंट क्या है, 1 मोलर था। तो इसको आप ऐसा लिखते हो, तो 2A + B गिव्स 3C + D। बिगनिंग में इन टाइम जब 0 था उस टाइम में बस आपके सामने क्या था, A और B था, उसका अमाउंट 1 दिया हुआ है। जब आपका सिस्टम इक्विवेलेंट पॉइंट पे रीच करेगा उस टाइम में आपके पास D का अमाउंट कितना है, 0.25 है। तो हाँ ना, अगर आप बैलेंस इक्वेशन के कोएफिशिएंट को देखते हो तो अगर D का 1 अमाउंट अगर क्रिएट होगा तो C का अमाउंट कितना क्रिएट होगा, 3।
तो डी का अमाउंट जितना ही बनेगा उसका ट्रिपल अमाउंट बनेगा सी का, तो सी का अमाउंट यहाँ से कितना निकल जाएगा 0.75। ठीक, अब डी का अगर 0.25 अमाउंट बनेगा तो इसको अगर बी से आप लिंक करोगे तो बी का 0.25 घटेगा, क्योंकि 1:1 कोफिशिएंट से लिंक किया हुआ है, तो जितना बी का घटेगा उतना ही क्या हो डी का बनेगा। तो आपका जो बी का अमाउंट कितना बचेगा, तो बी का अमाउंट बिगिनिंग में 1 था, उसमें से -0.25 कर दो, इतना अमाउंट बी बचेगा। ठीक है, डी और ए में कैसे लिंक है, तो 2a अगर ब्रेक करेगा तो 1d बनेगा। रिवर्स सोचो, अगर 1d क्रिएट हो रहा है तो 2a कंज्यूम होगा, यानी जितना आपका डी फॉर्म करेगा उसका डबल अमाउंट ऑफ ए क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो इसमें जो ए कंज्यूम होगा, तो ए का अमाउंट शुरू में 1 था, उसमें कंज्यूम होगा, चूँकि डी आपका 0.25 है उसका डबल क्या होगा 0.5, तो आपका डी जो है अगर 0.25 बन रहा है तो ए का अमाउंट कंज्यूम होगा 0.5, तो ए कितना बचेगा, तो 1 - 0.5 कर लो, इतना अमाउंट ए बचेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो ए का अमाउंट बचेगा 0.5 बचेगा, बी का अमाउंट कितना बचेगा 0.75, सी कितना बनेगा 0.75 और डी कितना बनेगा 0.25। ठीक, अब इस इक्वेशन का जो के होगा उसको लिख लो। तो यहाँ पे जो के इक्वलेंट जो होगा इसका होगा क्या हो जाएगा इसका, तो सी का क्यूब डी बाई ए का स्क्वायर एंड बी। अब वैल्यूज को पुट कर लो, तो डी का वैल्यू कितना होगा 0.25, आपके सी का वैल्यू क्या 0.75 का क्यूब, ए का वैल्यू कितना होगा 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, और बी का वैल्यू कितना होगा 0.75। ठीक है, तो अब इसको देखो किससे हमारा आंसर मैच करेगा, तो हमारा मैच कर रहा है जो है, तो हमारा ऑप्शन मैच किससे करेगा बच्चे लोग, तो हमारा ऑप्शन मैच करेगा, यहाँ पे देखोगे तो 0.75 एंड 0.25, और यहाँ पे होगा नीचे में होगा 0.5 एंड 0.75। हमारा ऑप्शन जो मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर में ये सी का अमाउंट था, ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका बी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ केमिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं और बोला गया है कि किस इक्वेशन का Kp एंड Kc इक्वल नहीं होगा। तो ध्यान देंगे Kp Kc का रिलेशन क्या होता है, तो Kp इक्वल टू होता है Kc RT का पावर डेल्टा Ng होता है। यहाँ पे डेल्टा Ng बेसिकली क्या होता है, तो डेल्टा G होता है गैसियस मोल्स इन अ बैलेंस इक्वेशन का डिफरेंस होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का। तो बैलेंस इक्वेशन में प्रोडक्ट में कितना गैसेस मोल है माइनस रिएक्टेंट में कितने गैसेस मोल है, उसका डिफरेंस होता है। तो जब भी ध्यान देना, जब भी डेल्टा Ng का वैल्यू आपका अगर 0 होता है, तो 0 वाले केस में क्या होगा, Kp और Kc क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और जब भी ये नॉन जीरो होता है तो उस केस में Kp और Kc इक्वल नहीं होगा। अब ध्यान देंगे, पहले ऑप्शन में लेफ्ट साइड में 2 गैस है और राइट में भी 2 गैस है, तो डेल्टा Ng का वैल्यू इस केस में क्या होगा, 0 होगा, यानी Kp Kc क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड ऑप्शन ध्यान देना, यहाँ पे भी लेफ्ट में 2 गैस है, राइट में भी 2 गैस है, तो इसमें भी क्या होगा, डेल्टा Ng क्या है, 0 है, यानी Kp Kc इक्वल होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपके पास लेफ्ट में 2 गैस है, राइट में भी 2 गैस है, 2Hi का मॉलिक्यूल मतलब 2 गैसेस पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे डेल्टा G क्या होगा, 0 होगा, यानी Kp Kc क्या होगा, इक्वल होगा। अगर बात करते हैं ऑप्शन डी में, तो डी में क्या है, यहाँ पे कार्बन का सेट सॉलिड है, इसको तो आप काउंट करोगे नहीं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में बस O2 एक गैस है, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा। राइट में यहाँ पे देखोगे तो राइट में CO का 2 मोल है, तो CO का 2 मोल होगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका राइट में क्या 2 गैसेस पार्टिकल, तो यहाँ पे डेल्टा G का डिफरेंस 1 होगा, यानी बेसिकली क्या है, नॉन जीरो है, तो इस केस में Kp Kc इक्वल नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में 2 लिस्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट लिस्ट में कुछ इक्वेशंस मेंशन किए हुए हैं और सेकंड लिस्ट में टाइप ऑफ प्रोसेस मेंशन किया हुआ है और बोला गया है कि कौन सा जो मैच होगा करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, लिस्ट 1 में जो पहला ए ऑप्शन दिया हुआ है Kp ग्रेटर देन Q, तो ध्यान देंगे जब भी Kp यानी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और रिएक्शन के कोसेंट से अगर लार्ज होता है
तो उस केस में आपका जो सिस्टम है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा होता है, यानी बोल सकते हैं कि प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए का मैच लिस्ट 2 के 4 से मैच करेगा, यानी ए का मैच अगर 4 से हो रहा है तो हम देखेंगे नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ऑप्शन सी में ए का 4 के साथ मैच दिया हुआ है, यानी हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी को भी अगर मैच करके हम देख लेते हैं तो ध्यान देना, अगर हम लिस्ट 1 के इसके सी पार्ट से हम देखें तो यहाँ पे दिखा हुआ है के पी इक्वल टू क्यू। तो के पी यानी जब इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट जो होगा रिएक्शन कांस्टेंट के इक्वल होता है उस टाइम प्रोसेस क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है, यानी जो इसका मैच होगा लिस्ट 2 के सेकेंड से मैच करेगा, यानी सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। तो ऑप्शन सी में ऑलरेडी क्या है, सी के लिए 2 दिया हुआ है। ठीक, अगर हम बात करते हैं टी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस का रेशियो, तो ध्यान देंगे आपके पास क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर मान लेते हैं डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो उस केस में अगर टेम्परेचर का वैल्यू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस के रेशियो से क्या होगा, अगर लार्ज होगा तो उस केस में होगा क्या, ये पूरा का पूरा ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव, यानी डेल्टा जी हो जाएगा उस प्रोसेस का नेगेटिव। तो अगर आपका प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है और टेम्परेचर का वैल्यू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस के रेशियो से लार्ज है तो उस केस में डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, यानी डी के साथ मैच करेगा लिस्ट 2 का थर्ड, यानी ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि इन सारे मैच में जो हमको लीड करेगा ऑप्शन सी की तरफ, यानी सी हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। हम लिस्ट 1 के ऑप्शन अगर बी को हम देखें तो उसमें दिया हुआ है डेल्टा जी नोट का वैल्यू लेस देन आर टी प्लस लॉन क्यू है। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, ध्यान देंगे हमारे पास रिलेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी लॉन क्यू। तो अगर हम ज्यूम करते हैं कि गिवन कंडीशन में डेल्टा जी नोट अगर नेगेटिव है और आर टी लॉन क्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, तो अगर इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी मॉड ऑफ डेल्टा जी नोट का वैल्यू जो होगा अगर आर टी लॉन क्यू से अगर कम होगा, लेस होगा, तो उस केस में डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इस केस में आपका प्रोसेस जो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ध्यान देना ऑप्शन जो बी है उसके इन्फॉर्मेशन को सोचने के लिए आपको कंडीशन लेना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नहीं दिखेगा। तो चूंकि हमारा ए सी डी जो है उसका मैच करेक्ट हो चुका है और हमारे ऑप्शन सी से बस ये मैच कर रहा है, तो बिना हम बी को देखे हुए भी हम ऑप्शन डायरेक्टली सी को टिक कर सकते थे। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एसिटिक एसिड एंड एससीएन का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ध्यान देंगे एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट करेगा तो बनेगा एसिटेट आयन प्लस H प्लस, इसका जो K है उसको हम K1 बोल रहे हैं। तो K1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1.5 × 10⁻⁵। एससीएन जो है एससीएन डिसोसिएट करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा H प्लस NCN माइनस, इसका वैल्यू जो को K2 बोलते हैं तो K2 वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.5 × 10⁻⁻10। अब इन दोनों का यूज करके इसको रिएक्शन 1 बोल रहे हैं, इसको हम 2 बोल रहे हैं। इसको यूज करके हमको इस इक्वेशन का K पता करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है कैसे मिलेगा, तो सिंपली अगर आप रिएक्शन 1 में से अगर आप 2 को माइनस कर देते हो तो 1 - 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन CN माइनस प्लस एसिटिक एसिड गिव्स SCN प्लस एसिटेट आयन, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी 1 - 2 करने का मतलब इस इक्वेशन का जो K होगा ये हो जाएगा आपका K1 डिवाइडेड बाई K2। वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो 1.5 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 4.5 × 10⁻⁻10 अल्टीमेटली हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁵। इसको आप ऐसे ले सकते हो
10/3 इंटू 10⁴। अब 10/3 का वैल्यू कितना होता है, तो वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो 3 पॉइंट समथिंग होते वैल्यू जो होगा इसको बोल सकते हो 3.3 10⁴ के आसपास होगा। अब ये आंसर कैसे हमारा मैच करेगा, तो ध्यान देंगे हमारा आंसर मैच करेगा ऑप्शन सी के साथ। तो अप्रोक्सीमेटली जो होगा आपका वैल्यू हो जाएगा, नियरली हो जाएगा 3 × 10⁴। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है HI गिव्स हाफ H2 + हाफ I2। उसका के दिया हुआ, के कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे इसका यूज करके पूछा गया है H2 + I2 गिव्स 2HI, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। तो सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको सिंपली क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब आपको लिखना है हाफ H2 + हाफ I2 गिव्स HI। तो इसका के क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो 8 है उसका, अब चूंकि रिएक्शन को उल्टा किए हो तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। यानी जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या होगा, ये हो जाएगा H2 + I2 गिव्स 2HI, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, इसका जो यहाँ का जो के होगा ये पुराने वाले के का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो पुराने वाले के जो है उसका स्क्वायर करना है, तो पुराने वाले के क्या है 1/8 है, उसका स्क्वायर कितना होगा, यानी जो के होगा इसका के डैश, ये हो जाएगा 1/64, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक गैस AB2 का बैलेंस डिसोसिएशन इक्वेशन लिखा हुआ है और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसका वैल्यू को x माना गया है और इसका वैल्यू स्मॉल है एज कम्पेयर टू 1। और से पूछा गया है इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके निकालना है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Kp इन टोटल प्रेशर। ये टोटल प्रेशर कब का होगा, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका होगा, उनके बीच का एक्सप्रेशन क्या होगा या फिर रिलेशन क्या होगा। तो ध्यान देंगे, तो आपके पास बैलेंस इक्वेशन किसका दिया हुआ है, तो AB2 ब्रेक कर रहा है किसमें 2AB + B2 में। और यहाँ पे अगर हम इनिशियल मोल को अगर 1 मान लेते हैं AB2 का, तो यहाँ से जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है x दिया हुआ, तो यहाँ से अगर x ब्रेक करेगा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे x बनेगा, यहाँ पे x/2 बनेगा। इस टाइम में आपका सिस्टम का टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, ये है आपको P दिया हुआ है। तो P बेसिकली किन किन प्रेशर का सम होगा, तो P टोटल में आपका प्रेशर ऑफ AB2 गैस का होगा प्लस प्रेशर ऑफ AB गैस का होगा प्लस प्रेशर ऑफ B2 गैस का होगा। तो ये जो P टोटल है इसमें तीनों गैस का प्रेशर होगा, जिसको हम P मान लेते हैं। अब आपको Kp लिखना है, तो Kp कैसे लिखें बच्चों, तो Kp के लिए मेरे को चाहिए, तो Kp के लिए क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस AB का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ गैस B2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ AB2 का स्क्वायर। यानी मेरे को सारे गैसेस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चाहिए। अब ध्यान देंगे, आपको पता है डाल्टन्स लॉ से कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, तो गैस का पार्शियल प्रेशर निकलता है उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे P टोटल से, ठीक। तो सबसे पहले हमको सारे गैसेस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता करना है। तो सारे गैसेस कंपोनेंट का मोल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ x। अब उसको डिवाइड करेंगे टोटल मोल से, तो मेरे को सारे गैसेस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो मोल टोटल कितना होगा, तो सारे मोल को आप ऐड कर लो, 1 - x + x/2। तो चूंकि इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि x का वैल्यू क्या है 1 से काफ़ी छोटा है, तो आप 1 के रिस्पेक्ट में x को नेगलेक्ट कर सकते हो। तो इस मोल टोटल को आप 1 बोल सकते हो, ठीक है। इसको ऐड अप करके आप लिख सकते थे 1 + x/2, लेकिन अल्टीमेटली आप उसको 1 बोल सकते हो क्योंकि x क्या है 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। तो अगर आप मोल टोटल से डिवाइड करते हो तो ये आपका मोल्स था। हमारे पास इक्विलिब्रियम पे मोल का वैल्यू हम निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ x। अब ध्यान देंगे, चूँकि आपके पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि x का वैल्यू क्या है 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करके हम बोल सकते हैं कि 1 - x का जो वैल्यू होगा उसको आप 1 बोल सकते हो। तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम टाइप का जो मोल होगा उसको अप्रोक्सीमेट करके हम बोल सकते हैं कि AB2 का मोल होगा 1, AB का मोल होगा x और ये हो जाएगा x/2।
अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है सारे ऐसे कंपोनेंट्स का, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो मोल टोटल हमारा निकला है 1 से सबको डिवाइड कर देंगे। तो आपका AB2 का मोल फ्रैक्शन 1 होगा, AB का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, x होगा, और B2 का x/2 होगा। यानी जो मोल था वही क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, चूंकि टोटल मोल का वैल्यू क्या आ गया है, 1 आ गया है। अब क्या करेंगे, सारे गैसेस कंपाउंड के मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे पी टोटल से, जो कि क्वेश्चन पी दिया हुआ है, तो मेरे को मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का वैल्यू निकलेगा, तो AB2 का कितना निकलेगा, P निकल जाएगा, और ये कितना होगा, AB का x इंटू पी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, x/2 इंटू पी होगा। अब ध्यान देंगे, आपके पास KP का इक्वेशन ऑलरेडी हम लिख चुके थे, इस KP के इक्वेशन में इन वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग। तो आप ध्यान देना, तो KP इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर यानी XP का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ B2 जो कि है x/2 इंटू पी, और प्रेशर ऑफ AB2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कैंसिल करके अल्टीमेटली क्या होगा, तो KP इक्वल टू क्या आ जाएगा, P स्क्वायर पे स्क्वायर कैंसिल करने पे क्या होगा, x³ हो जाएगा, यहाँ पे /2 रहेगा, P रहेगा। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ हम दिखा सकते हैं इसको इस तरीके से, तो आपका x³ इक्वल टू हो जाएगा 2kp/p, तो यहाँ पे x क्या होगा, √/q 2kp/p। तो अब देखोगे हमारे सॉल्यूशन से कौन सा ऑप्शन मैच करने वाला है, तो मैच करने वाला है ऑप्शन डी, यानी √of 2kp/p हमारा रिलेशन को मैच करेगा, और ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दो कंपाउंड दिए हुए हैं X एंड A, दोनों का डिसोसिएशन का इक्वेशन लिखा हुआ है, और दोनों के इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोला गया है Kp1 एंड Kp2, और Kp1/Kp2 का रेशियो दिया हुआ है, 9:1। Kp1 जो है वो X के डिसोसिएशन का कांस्टेंट है, और A कंपाउंड के डिसोसिएशन का जो कांस्टेंट है उसको हम Kp2 बोल रहे हैं। अब बोला गया है, अगर हम एज्यूम करते हैं कि दोनों इक्वेशन का जो अल्फा है, यानी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर सेम है, तो उस केस में दोनों इक्वेशन का जो प्रेशर टोटल होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, उनका रेशियो का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो हम लोग ध्यान देना, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोल सकते हैं कि x का जो डिसोसिएशन हो रहा है उस इक्वेशन का जो प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम का, उसको हम P1 बोल दे रहे हैं, और A का डिसोसिएशन जो है उसके लिए प्रेशर को हम P2 बोल दे रहे हैं। दोनों प्रेशर कब का होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट का होगा टोटल सिस्टम का। अब ध्यान देंगे, तो आपका जो x ब्रेक कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है किसमें, y+z में, और आपका यहाँ पे जो A टूट रहा है 2b में। तो हम दोनों के बिगिनिंग अमाउंट को 1 मान सकते हैं, तो 1 से अगर x टूटेगा तो यहाँ पे x बनेगा, और ये जो x है यही क्या है, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल सकते हैं हम लोग। तो दोनों के बिगिनिंग के अमाउंट को हम 1 मान सकते हैं, तो 1 चूँकि क्वेश्चन में दिया होता है कि दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, तो दोनों को हम अल्फा मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर 1 से अल्फा टूटेगा तो यहाँ पे अल्फा बनेगा, यहाँ पे अल्फा बनेगा, यहाँ भी क्या होगा, 1 से अगर अल्फा टूटेगा तो यहाँ पे 2 अल्फा बनेगा। हम लोग सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि अगर अल्फा 1 से छोटा होगा तो उस केस में हम लोग अप्रोक्सीमेशन फॉलो कर सकते हैं, और इसको हम 1 लिख सकते हैं, और इसको भी हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है, हमको Kp का रिलेशन लिखना है। तो x वाले इक्वेशन का जो Kp होगा इसको हम Kp1 बोल रहे हैं, क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ y इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ z डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ x। सिमिलरली आपका जो इक्वेशन A गिव्स 2b का, उसका Kp हमको लिखना है, तो क्या होगा, इसका Kp2 दिया हुआ है, रेशियो क्या होगा, ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ b का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ a। अब ध्यान देंगे, आपको सिस्टम का मोल पता है, अब इस मोल को कन्वर्ट करना पार्शियल प्रेशर में। हम लोग क्या जूम कर रहे हैं कि आपका जो x डिसोसिएट कर रहा है उस सिस्टम का इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्रेशर क्या है, P1 मानते हैं, जिसको हम P1 मान लिए, यानी यहाँ प्रेशर P1 है टोटल प्रेशर, और जो इक्वेशन A गिव्स 2b है उसका जो प्रेशर होगा उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पे P2 मान लिया है।
ठीक, तो हमको बस इसे यूज करके पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो चूंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपका अल्फ़ा बहुत स्मॉल है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस सिस्टम का टोटल मोल निकालता है। टोटल मोल क्या होगा 1 + 2 अल्फ़ा, जिसको हम 1 बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा बहुत छोटा है, अल्फ़ा बहुत छोटा है। तो मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा सारे का, तो मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा सारे का, तो x का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, y का अल्फ़ा हो जाएगा और z का भी अल्फ़ा हो जाएगा। क्योंकि आपका मोल टोटल का वैल्यू क्या है, टोटल मोल का वैल्यू 1 है, तो उस केस में जो आपका इंडिविजुअल मोल्स होगा वही क्या हो जाएगा, उसका मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दो P टोटल से, तो आपके x गिव्स y + z वाले इक्वेशन में टोटल प्रेशर P1 लिया हुआ है, तो हम सारे मोल फ्रैक्शन के वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं P1 से। तो आपका x का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा P1, y का हो जाएगा अल्फ़ा P1 और z का हो जाएगा अल्फ़ा P1। सिमिलरली सेम तरीके से बोल सकते हो आप कि A गिव्स टू B में आपका मोल्स था A का 1 और B का 2 अल्फ़ा। इसमें भी क्या होगा, टोटल मोल जो होगा 1 + 2 अल्फ़ा को आप 1 बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अल्फ़ा बहुत छोटा है 1 के रिस्पेक्ट में। तो इसमें जो आपका मोल है वही क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा इस केस में भी वही होगा 1 × 2 अल्फ़ा। अब यहाँ का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो पार्शियल प्रेशर बहुत सिंपल है। इस सिस्टम का प्रेशर कितना माने हम लोग, P2 एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो P2 से मल्टीप्लाई कर दो उनके मोल फ्रैक्शन को, तो ये हो जाएगा यहाँ पे P2 और ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा P2। तो ये मिल गया हम लोग को, दोनों का पार्शियल प्रेशर मिल गया A और B का। अब हम लोग क्या करेंगे, KP1 के इक्वेशन में इस इक्वेशन का हम पुट करेंगे पार्शियल प्रेशर, और KP2 के इक्वेशन में यहाँ का पुट करेंगे। तो KP1 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, चलो तो KP1 का एक्सप्रेशन आने वाला है, ऊपर होगा अल्फ़ा P1 × अल्फ़ा P1 डिवाइडेड बाई P1। तो एक P1 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर P1 हो जाएगा KP1। हम बात करते हैं KP2 का, तो KP2 में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो KP2 को आप ऐसे लिख सकते हो, प्रेशर B कितना है 2 अल्फ़ा P1 P2 है, 2 अल्फ़ा P2 का स्क्वायर बाई P2। तो KP2 का वैल्यू कितना निकले बच्चों, तो ये निकल के आ जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर P2 का स्क्वायर बाई P2। तो P2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि जो KP2 आएगा, तो KP2 आ जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर P2। तो आपको KP1 मिल गया अल्फ़ा स्क्वायर P1 और KP2 मिल गया 4 अल्फ़ा स्क्वायर P2। अब ध्यान देंगे, आपका जो KP1 बाई KP2 का रेशियो है, ये रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर P1 और ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर P2। इसमें अल्फ़ा क्या कैंसिल कर जाएगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा P1 बाई 4 P2। और क्वेश्चन में दिया हुआ था KP1 बाई KP2 का रेशियो कितना है, 9:1 है, तो इसको आप 9:1 से इक्वेट कर दो। और हमसे पूछा गया है P1 बाई P2 का रेशियो क्या होगा, हमको बेसिकली निकालना है किसका रेशियो है, P1 बाई P2 का रेशियो निकालना है। तो आप देखोगे तो P1 बाई P2 का रेशियो कैसे निकलेगा, तो आपके पास क्या था, यहाँ पे P1 बाई 4 P2 इक्वल टू क्या 9:1 है। तो 4 को आप राइट से लेकर जाए तो क्या होगा, P1 बाई P2 का रेशियो निकलेगा, ये निकल जाएगा 36/1। तो ये रेशियो मिल गया मेरे को 36/1। तो आप देखोगे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में फेरिक हाइड्रोक्साइड का वाटर में डिसोसिएशन इक्वेशन लिखा हुआ है कि वाटर में खुद को ब्रेक करता है फेरिक आयन में हाइड्रोक्साइड आयन में। तो बोला गया है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- को डिक्रीज करते हैं 1/4 टाइम्स से, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेरिक आयन कितने टाइम से इंक्रीज करेगा। तो ध्यान देंगे, पहले इस इक्वेशन का हम K लिखते हैं, इसका जो Kc होगा ये क्या हो जाएगा, Rn+3 का कॉन्सेंट्रेशन इन OH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, पावर Q होगा। अब आप क्या कर रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH को 1/4 टाइम से क्या होगा, डिक्रीज कर रहे हो।
तो आपका जो OH का जो नया कॉन्सेंट्रेशन होगा पुराने कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, बाई 4 होगा। तो आपका इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा किसमें, फेरिक आयन के कॉन्सेंट्रेशन में। तो ध्यान देंगे अगर आप OH के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे तो इससे इक्वेशन का Kc क्या होगा, चेंज नहीं होगा, यानी अल्टीमेटली क्या होगा, ए वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर आप OH का कॉन्सेंट्रेशन को नया टाइम में क्या करते हो, यहाँ बाई 4 करते हो, तो बाई 4 करोगे तो उसका पावर क्या होगा, पावर क्यू तो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ इसके कारण क्या होगा, ये 4 का पावर क्यू अगर तुम देखोगे तो बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/64, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/64 इंटू OH का पावर 3। तो अगर 64 को आपको हटाना है, मतलब अल्टीमेटली आपको इतना ही पहुंचना है, तो आप बताओगे कि आप फेरिक आयन के अमाउंट को कितना ज़्यादा डालोगे। तो अल्टीमेटली इसको कैंसिल करना है, तो ये तभी होगा जब पुराने वाले सॉल्यूशन का जो फेरिक आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको आप 64 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी दोनों क्या होगा, कैंसिल करेगा। उस केस में क्या होगा, ए वैल्यू क्या होगा, सेम मिलेगा, यानी आपका जो इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट Kc के इक्वल होगा। तो सिंपली है कि अगर आप OH के कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम डिक्रीज करते हो तो आपको फेरिक आयन कॉन्सेंट्रेशन को 64 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन जो होगा ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और तीनों को यूज करके आपको यहाँ पे नीचे में गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट पता करना है। तो ध्यान देंगे जो पहला इक्वेशन है उसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट आपको K1 दिया हुआ है, सेकंड का K2 दिया हुआ है, थर्ड का K3 दिया हुआ है। तो सिंपली आपको ये देखना है कि जो गिवन 3 इक्वेशन है उसका यूज करके आप इस डिजायर्ड इक्वेशन को कैसे लाओगे। तो ध्यान देंगे आपके डिजायर्ड इक्वेशन में अमोनिया लेफ्ट साइड में है और उसका कोएफिशिएंट 2 है। आपका जो अमोनिया है गिवन इक्वेशन में इक्वेशन 1 में है, लेकिन ये राइट साइड में है और कोएफिशिएंट 2 है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को रिवर्स करना है। इक्वेशन 1 को रिवर्स करना मतलब उसे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी -1 करना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स मतलब -1। अब क्या ध्यान देना, आपके इक्वेशन जो है गिवन इक्वेशन में आपका हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन कैंसिल होना चाहिए। अब हाइड्रोजन कैसे कैंसिल होगा, तो आप इक्वेशन 1 को अगर रिवर्स करोगे तो 3 हाइड्रोजन जो होगा राइट से चला जाएगा। अब आपका इक्वेशन 3 में हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, एक ही है, बट आपका राइट साइड में कितना हाइड्रोजन चला गया है, 3 हाइड्रोजन चला गया है। तो दोनों को ऐड करने से हाइड्रोजन कब कैंसिल होगा, जब इक्वेशन 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिंपली क्या करना है, रेशन 1 को माइनस करना है, रिवर्स करना है, प्लस उसमें आपको 3 इंटू रेशन 3 को आपको ऐड करना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे प्लस आपके सिस्टम में नाइट्रोजन भी अब्सेंस है, जो आपको डिजायर्ड इक्वेशन है चाहिए वहाँ पे आपका नाइट्रोजन भी आपके पास नहीं है। तो नाइट्रोजन कैसे कैंसिल करेगा, तो सिंपली जब आप रेशन 2 को ऐड करोगे, तो रेशन 2 को जब ऐड करोगे सिस्टम में, तो रेशन 1 का जो नाइट्रोजन राइट में गया है वो रेशन 2 के नाइट्रोजन को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो अगर आप ए ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, यानी सिंपली क्या बोला गया, आपको रेशन 1 को माइनस करना है, उसमें रेशन 2 को ऐड करना है और रेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपका इक्वेशन इस इक्वेशन से मैच कर जाएगा। तो हम लोग को पता चलेगा कि इक्वेशन में क्या करना है। आपको सिंपली पता है कि जब भी हम ऐड करते हैं रेशन को, तो आपका जो कांस्टेंट है यानी इक्विवेलेंट कांस्टेंट क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है, और जो भी कोएफिशिएंट हम यूज करते हैं उसके पावर में आता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो इस इक्वेशन का जो K होगा, तो चूंकि आप -1 किए हो रिएक्शन 1 में, तो -1 जब पावर जाएगा तो उसका कांस्टेंट क्या होगा, नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/K1 हो जाएगा। अब रिएक्शन 2 आप ऐड किए, मतलब वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू K2 कर लोगे। और रिएक्शन 3 जो आप है, ध्यान देंगे जो रिएक्शन 3 में आप क्या किए हो, तो रिएक्शन 3 को आप ऐड किए हो, लेकिन उससे पहले उसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हो, तो ऐड के लिए आप मल्टीप्लिकेशन साइन डालोगे, और चूंकि आप रिएक्शन 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए हो तो उसका कांस्टेंट है, उसका पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे K3 का पावर 3 हो जाएगा। तो आपका जो डिजायर्ड इक्वेशन है उसका जो K होगा वो क्या होगा, K2 इंटू K3 का पावर 3 डिवाइडेड बाई K1 ये होगा। और हमारा सॉल्यूशन किस आंसर से मैच करेगा, तो हमारा सॉल्यूशन है, आप देखोगे तो हमारे ऑप्शन
ए से मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा ऑप्शन ए। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में CO2 गैस लिया हुआ है एट 400 केल्विन और वेसल का वॉल्यूम लिया हुआ 20 लीटर और प्रेशर जो अभी मेंटेन किया हुआ है 0.4 ATM है और सिस्टम में एक्सेस स्ट्रोंशियम ऑक्साइड लिया हुआ है और आपको बोला गया है कि सॉलिड स्टेट जो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का उसको आपको नेगलेक्ट कर देना है, उसके वॉल्यूम को आपको। अब आप क्या कर रहे हो, पिस्टन का यूज करके वॉल्यूम को कंप्रेस कर रहे हो। तो बोला गया है कि जब आपका CO2 मैक्सिमम प्रेशर को अटेंड करेगा उस टाइम में आपके वेसल का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या पॉसिबल आपको निकालना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे नीचे स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इसका Kp दिया हुआ है 1.6 ATM। तो ध्यान देंगे इस इक्वेशन का और हम Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रोंशियम ऑक्साइड दिया हुआ राइट साइड में और लेफ्ट साइड में स्ट्रोंशियम कार्बोनेट है जो कि सॉलिड स्टेट में दोनों है। तो दोनों को इक्वेशन मिलेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली जो Kp का वैल्यू होगा उसको प्रेशर ऑफ CO2 से इक्वेट कर सकते हो। इसका मतलब Kp एक कांस्टेंट होगा जो कि प्रेशर ऑफ CO2 के इक्वल होगा और Kp का वैल्यू कितना दिया 1.6 ATM। यानी इस इक्वेशन में जो प्रेशर ऑफ CO2 है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर सकता है 1.6 ATM, क्योंकि Kp को तो क्रॉस कर नहीं सकते हैं। Kp बस चेंज करेगा जब आपका टेम्परेचर चेंज करेगा, बाकी वॉल्यूम चेंज करने से Kp चेंज होता नहीं है। तो Kp का मैक्स जो वैल्यू है 1.6 ATM है तो प्रेशर ऑफ CO2 के इक्वल है। तो प्रेशर ऑफ CO2 का मैक्सिमम वैल्यू रीच कर सकता है 1.6 ATM। अब क्वेश्चन में आपका प्रेशर ऑफ CO2 शुरू में अभी कितना दिया 0.4 ATM, तो इसको आप मैक्सिमम कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हो 1.6 तक, यानी इसको आप 4 गुना बढ़ा सकते हो, 4 गुना बढ़ा सकते हो। तो आपको पता है कि चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होगा, PV इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा। तो अगर प्रेशर 4 टाइम्स बढ़ाना होगा तो वॉल्यूम को आपको 4 टाइम्स क्या होगा घटाना पड़ेगा। तो आपको अभी 20 लीटर है तो 20 लीटर को 4 टाइम्स घटाओगे तो क्या होगा, तो 20/4 कर लो, ये होगा 5 लीटर। तो जिस टाइम में CO2 अपने मैक्सिमम प्रेशर को अटेंड करेगा उस टाइम में जो वॉल्यूम वेसल होगा ये होगा 5 लीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में मीथेन का कंबशन इक्वेशन दिया हुआ है और बोला गया है इसका डेल्टा दिया हुआ है -170.8 किलोजूल पर मोल और उससे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, नॉट ट्रू। तो ध्यान देंगे पहला स्टेटमेंट है रिएक्शन एक्सोथर्मिक, ये सही है क्योंकि डेल्टा क्या है नेगेटिव है। जब बात करते हैं हम सेकेंड स्टेटमेंट का तो द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2 आर नॉट इक्वल, ये भी सही है क्योंकि इनका कोएफिशिएंट क्या है इक्वल नहीं है, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल या अमाउंट भी इक्वल नहीं होगा। अगर बात करते हैं ऑप्शन डी का तो डी में क्या बोला गया, एडिशन ऑफ CH4 एंड O2 एट इक्विलिब्रियम विल कॉज अ शिफ्ट टू राइट। तो ध्यान देंगे आपका CH4 या O2 का रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट जब भी आप ऐड करते हो तो अकॉर्डिंग टू लीच चार्ज प्रिंसिपल आपका सिस्टम कहाँ मूव करता है फॉरवर्ड, यानी ऑप्शन डी भी क्या होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी का हम बात करते हैं, सी में बोला गया है कि इस रिएक्शन का Kp क्या होगा। तो Kp क्या होता है, तो Kp इन टर्म्स ऑफ आपको प्रेशर लिखना होगा, तो ये होगा प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ CH4 एट इक्विलिब्रियम इनटू प्रेशर ऑफ O2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ जो Kp का एक्सप्रेशन दिया हुआ कॉन्सेंट्रेशन में दिया हुआ तो ये तो गलत है, तो Kp का एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए था। यानी इस क्वेश्चन का जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने दो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो सिंपली ध्यान देना पहले इक्वेशन को हम 1 बोल रहे हैं, सेकंड इक्वेशन को हम 2 बोल रहे हैं। तो आपको ध्यान देना सेकंड इक्वेशन कब मिलेगा, तो सेकंड इक्वेशन मिलेगा जब रेशियो 1 को आप रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी रेशियो 1 को आप माइनस करो और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर ये ऑपरेशन आप करते हो तो आपको रेशियो 2 मिल जाएगा, यानी माइनस मतलब रिवर्स करना। -1 जब भी हम बोलते हैं तो मतलब मल्टीप्लाई करना मतलब क्या होता है रेशियो को रिवर्स करना। तो पहले क्वेश्चन को आप रिवर्स करोगे तो इसका जो k होगा ये 1/k हो जाएगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली बोल सकते हो कि सेकेंड इक्वेशन का जो k2 होगा वो पहले वाले k1 का क्या होगा उसके इनवर्स का स्क्वायर होगा, यानी रिलेशन होगा दोनों के बीच का। अब रिलेशन किससे मैच करेगा, तो मैच करेगा हमारे ऑप्शन ए के साथ।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और तीनों का यूज करके आपको यहाँ पे नीचे में गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट पता करना है। तो ध्यान देंगे, जो पहला इक्वेशन है उसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट आपको K1 दिया हुआ है, सेकंड का K2 दिया हुआ है, थर्ड का K3 दिया हुआ है। तो सिंपली आपको ये देखना है कि जो गिवन 3 इक्वेशन है उसका यूज करके आप इस डिजायर्ड इक्वेशन को कैसे लाओगे। तो ध्यान देंगे, आपके डिजायर्ड इक्वेशन में अमोनिया लेफ्ट साइड में है और उसका कोएफिशिएंट 2 है। आपका जो अमोनिया है गिवन इक्वेशन में इक्वेशन 1 में है, लेकिन ये राइट साइड में है और कोएफिशिएंट 2 है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को रिवर्स करना है। इक्वेशन 1 को रिवर्स करना मतलब उसे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी -1 करना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स मतलब -1। अब क्या ध्यान देना, आपके इक्वेशन जो है गिवन इक्वेशन में आपका हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन कैंसिल होना चाहिए। अब हाइड्रोजन कैसे कैंसिल होगा, तो आप इक्वेशन 1 को अगर रिवर्स करोगे तो 3 हाइड्रोजन जो होगा राइट से चला जाएगा। अब आपका इक्वेशन थर्ड में हाइड्रोजन है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, एक ही है, बट आपका राइट साइड में कितना हाइड्रोजन चला गया है, 3 हाइड्रोजन चला गया है। तो दोनों को ऐड करने से हाइड्रोजन कब कैंसिल होगा, जब इक्वेशन थर्ड को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिंपली क्या करना है, रिएक्शन 1 को माइनस करना है, रिवर्स करना है, प्लस उसमें आपको 3 इंटू रिएक्शन थर्ड को आपको ऐड करना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, प्लस आपके सिस्टम में नाइट्रोजन भी अब्सेंस है, जो आपको डिजायर्ड इक्वेशन है चाहिए, वहाँ पे आपका नाइट्रोजन भी आपके पास नहीं है। तो नाइट्रोजन कैसे कैंसिल करेगा, तो सिंपली जब आप रिएक्शन 2 को ऐड करोगे, तो रिएक्शन 2 को जब ऐड करोगे सिस्टम में, तो रिएक्शन 1 का जो नाइट्रोजन राइट में गया है वो रिएक्शन 2 के नाइट्रोजन को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो अगर आप ए ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, यानी सिंपली क्या बोला गया, आपको रिएक्शन 1 को माइनस करना है, उसमें रिएक्शन 2 को ऐड करना है और रिएक्शन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपका इक्वेशन इस इक्वेशन से मैच कर जाएगा। तो हम लोग को पता चलेगा कि इक्वेशन में क्या करना है। आपको सिंपली पता है कि जब भी हम ऐड करते हैं रिएक्शन को, तो आपका जो कांस्टेंट है, यानी इक्विवेलेंट कांस्टेंट क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है, और जो भी कोएफिशिएंट हम यूज करते हैं उसके पावर में आता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो इस इक्वेशन का जो K होगा, तो चूंकि आप -1 किए हो रिएक्शन 1 में, तो -1 जब पावर जाएगा तो उसका कांस्टेंट क्या होगा, नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा। अब रिएक्शन 2 आप ऐड किए, मतलब वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू K2 कर लोगे। और रिएक्शन थर्ड जो आप है, ध्यान देंगे, जो रिएक्शन थर्ड में आप क्या किए हो, तो रिएक्शन थर्ड को आप ऐड किए हो, लेकिन उससे पहले उसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हो, तो ऐड के लिए आप मल्टीप्लिकेशन साइन डालोगे, और चूंकि आप रिएक्शन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई किए हो, तो उसका कांस्टेंट है, उसका पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे K3 का पावर 3 हो जाएगा। तो आपका जो डिजायर्ड इक्वेशन है उसका जो K होगा वो क्या होगा, K2 इंटू K3 का पावर 3 डिवाइडेड बाई K1 ये होगा। और हमारा सॉल्यूशन किस आंसर से मैच करेगा, तो हमारा सॉल्यूशन है, आप देखोगे तो हमारे ऑप्शन ए से मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा ऑप्शन ए। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि जब हम हायर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं और बिगिनिंग में आपके पास 30 लीटर हाइड्रोजन है और 30 लीटर नाइट्रोजन है, और बोला गया है इस रिएक्शन का यील्ड अगर 50% होगा तो आपके इक्विवेलेंट मिक्सचर में मेजर कंपोनेंट्स का कंपोजिशन क्या है, आपसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, आपको पहले इक्वेशन लिखना है, तो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। आपके बिगिनिंग में क्या है, टाइम 0 पे आपके पास दिया हुआ है कि 30 N2 है और 30 H2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। तो लिमिटिंग जो होगा, तो हाइड्रोजन जो होगा इस केस में लिमिटिंग होगा। तो अगर पूरा हाइड्रोजन कंज्यूम होता तो 30 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाता, लेकिन क्वेश्चन का में बोला गया है कि आपका 50% जो है वही उसी का जो है कन्वर्जन हुआ है। इसका मतलब आपके हाइड्रोजन का 15 लीटर कंज्यूम हुआ होगा। तो यहाँ पे जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुँच चुका होगा उस टाइम में हाइड्रोजन का 15 लीटर अगर कंज्यूम होता है तो 30 - 15 अमाउंट बचेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बचेगा कितना, 15 लीटर बचेगा हाइड्रोजन। और अगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर 3 हाइड्रोजन कंज्यूम होता है तो 1 नाइट्रोजन कंज्यूम होता है। तो अगर 15
लीटर अगर आपका हाइड्रोजन कंज्यूम होगा तो उसके केस में आपका नाइट्रोजन कितना लीटर कंज्यूम होगा, तो 5 लीटर कंज्यूम होगा, यानी इसका 1/3 कंज्यूम होगा। तो आपका N2 कितना बचेगा, तो 30 - 5 बचेगा, यानी ये बचेगा 25 लीटर बचेगा। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर 3H2 कंज्यूम होता तो अमोनिया फॉर्म करता है, तो अगर एक H2 कंज्यूम होगा तो 2/3 ऑफ अमोनिया फॉर्म करेगा। तो अगर मान लेते हैं 15 लीटर कंज्यूम होता है तो यहाँ पे अमोनिया फॉर्म करेगा 2/3 × 15, यानी हो जाएगा 10 लीटर। इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं, वॉल्यूम को एज ए मोल की तरह हम लोग लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारा गैसेस कंपोनेंट्स है, और गैसेस कंपोनेंट में क्या होता है, वॉल्यूम और मोल क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। तो जो काम हम लोग मोल में कर सकते हैं वही काम हम लोग वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके सिस्टम में N2 होगा 25, आपका H2 होगा कितना, H2 होगा 10 और अमोनिया होगा 10 लीटर। तो अब देखो कि कौन सा ऑप्शन हमारे साथ मैच करेगा, तो ऑप्शन जो बी है हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में अमोनिया के फॉर्मेशन के बैलेंस इक्वेशन का क्यू लिखा हुआ है। अब क्यू मतलब रिएक्शन कोसेंट होता है। बोला गया सिस्टम राइट से लेफ्ट कब आएगा, यानी सिस्टम बैकवर्ड कब मूव करेगा। तो ध्यान देना, रिएक्शन कोसेंट क्यू और के के बीच का रिलेशन देख करके हम बता सकते हैं सिस्टम कहाँ मूव कर रहा है। तो जब भी क्यू का वैल्यू के सी से कम होगा तो उस केस में सिस्टम फॉरवर्ड मूव करता है, और जब भी क्यू का वैल्यू के इक्वल होगा उस केस में सिस्टम इक्वल पे होता है, और जब भी क्यू का वैल्यू क्या होगा के सी से ज़्यादा होगा तो सिस्टम क्या होगा, बैकवर्ड मूव करेगा। तो इस क्वेश्चन में चूँकि बोला गया है राइट से लेफ्ट का मूवमेंट यानी बैकवर्ड मूवमेंट, तो बैकवर्ड मूवमेंट कब होगा, तो ये होगा ऑप्शन सी में, जब क्यू का वैल्यू के सी से लार्ज होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बैरियम परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन इक्वेशन लिखा हुआ है। ये टूटता है बैरियम ऑक्साइड प्लस O2 में, और बैरियम परऑक्साइड का सेट सॉलिड है और बैरियम ऑक्साइड का सेट भी क्या है, सॉलिड है। O2 का सेट क्या होगा, गैस होगा। डेल्टा एच क्या दिया, पॉजिटिव दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड्स ऑन। तो ध्यान देना, इस इक्वेशन का अगर आप Kp लिखते हो तो Kp इक्वल टू होता है प्रेशर ऑफ O2। तो इस इक्वेशन का Kp क्या होगा, प्रेशर ऑफ O2। ठीक, अब ध्यान देंगे यहाँ पे, आपको पता है कि प्रेशर ऑफ O2 Kp के इक्वल है, और Kp जो है डिपेंड करता है किस पे, Kp डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर पे। और चूंकि डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, Kp इंक्रीज करेगा, और Kp इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ O2 भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रेशर ऑफ O2 डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है Kp पे, और Kp डिपेंड करता है डायरेक्टली टेम्परेचर पे इस केस में। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। बाकी अगर बैरियम ऑक्साइड या बैरियम परऑक्साइड के मास को इंक्रीज डिक्रीज करते हो उससे Kp को फर्क नहीं पड़ेगा, और Kp चेंज नहीं होगा तो प्रेशर O2 भी चेंज नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आंसर सी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन इक्वेशन का Kp पूछा हुआ है। तो ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। Kp क्या होगा, तो इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का सेट सॉलिड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सेट भी क्या सॉलिड होगा। तो Kp की इक्वेशन में सिर्फ गैस लेंगे तो गैस क्या होगा, बस CO2। तो प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू क्या होगा, इस इक्वेशन का Kp होगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए से मैच करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। तो ध्यान देंगे, आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर पे, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर को छोड़ करके किसी भी कंडीशन को आप चेंज करते हो तो उसका इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी अनचेंज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे, इसके अलावा किसी भी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन को अगर हम 1 बोलते हैं तो उसका कांस्टेंट को K1 बोला गया है, और सेकेंड इक्वेशन को हम 2 बोलते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, K2 होता है। अब इन दोनों का यूज करके आपको इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करना है। तो ध्यान देंगे, ये जो इक्वेशन है ये कैसे मिलेगा 1 और 2 को यूज करके। तो सिंपली जब आप रिएक्शन 2 में से 1 को माइनस करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, यानी इसका जो कांस्टेंट होगा K होगा,
इसमें सिंपली क्या करना है, रिलेशन 2 के कांस्टेंट को डिवाइड करना पड़ेगा रिलेशन 1 के कांस्टेंट से। क्योंकि आपका रिलेशन जो है 2 - 1 कर रहे हैं, तो जिस इक्वेशन को माइनस करते हैं उसे कांस्टेंट को डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका जो k होगा ये होगा k2/k1, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने N2+3H2 गिव्स अमोनिया के फॉर्मेशन का k दिया हुआ है और बोला गया है आपको पता करना है 2 अमोनिया गिव्स N2+3H2, इसका k पता करना है। तो सिंपली अगर इस रिलेशन को आप रिवर्स कर रहे हो, इसको उल्टा कर रहे हो, तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसका जो कांस्टेंट होगा, इसको k डैश बोल रहे हैं, k डैश क्या होगा 1/k के इक्वल होगा। क्योंकि पहले वाले इक्वेशन को हम रिवर्स कर रहे हैं तो इसका कांस्टेंट क्या होगा 1/k हो जाएगा, और 1/k इक्वल टू क्या होगा, इस नए इक्वेशन का कांस्टेंट होगा। तो आपका जो नया इक्वेशन का जो कांस्टेंट होगा k डैश, उसको क्या होगा 1/k के इक्वल होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको सामने एक लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम दिया हुआ है और बोला गया है, जैसे मान लेते हैं कि ए आपका लिक्विड है, उसका एक वेपर फॉर्म करेगा। तो ए गैस इसका वेपर बनने वाला है। जो वेपर फॉर्म किया इसका अपना वेपर प्रेशर, उसको हम पीए बोल दे रहे हैं। तो बोला गया है इसका वेपर प्रेशर जो होगा एक कांस्टेंट कब होगा। तो ध्यान ना, इस इक्वेशन का आप केपी लिखो। तो केपी लिखो, तो केपी चूंकि यहाँ पे लिक्विड आपका प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला, तो केपी का लोग क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा। तो आपका जो वेपर प्रेशर केपी के इक्वल है, और आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जो वेपर प्रेशर इक्वल टू चूंकि केपी है, तो अगर केपी डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पे, तो वेपर प्रेशर सिर्फ डिपेंड करेगा ओनली टेम्परेचर पे। यानी ये कांस्टेंट तभी होगा जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर आप टेम्परेचर चेंज करो तो वैल्यू भी चेंज करेगा। तो इसका प्रेशर कांस्टेंट कब तक रहेगा, तो होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी ऑप्शन जो ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस सिस्टम में अगर आप हीट को ऐड करते हो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो आपका सिस्टम में सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में और प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है अगर, तो जब भी आप हीट ऐड करोगे तो क्या होगा, सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, यानी फेज का चेंज हो रहा होगा। और जब भी फेज चेंज होता है तो उसके इसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब आप हीट ऐड करो इस सिस्टम में, तो आपका सॉलिड का अमाउंट घटेगा, लिक्विड बढ़ेगा और टेम्परेचर क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। यानी अल्टीमेटली आपका जो आंसर करेक्ट होगा, आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज, अमाउंट ऑफ लिक्विड टू इंक्रीज, लिक्विड इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर होगा कांस्टेंट। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ली चेयर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करके हम लोग किस इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, ली चेयर प्रिंसिपल हमको बताता है कि जब भी किसी कंडीशन को हम चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस साइड मूव करता है, यानी ऑप्शन जो डी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन चेंजिंग वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने दो इक्वेशन दिया हुआ, दोनों का कांस्टेंट को k1 k2 बोला गया। तो पहला इक्वेशन को 1 बोल देते हैं, सेकंड इक्वेशन को 2 बोल देते हैं। इसका कांस्टेंट k1 है और एक k2 है। तो दोनों का रिलेशन पूछा गया था। ध्यान ना, पहले वाले इक्वेशन को अगर हम रिवर्स करें, यानी फर्स्ट को माइनस मतलब रिवर्स करें और उसको हम क्या करें, आप हाफ से मल्टीप्लाई करें। तो रिवर्स करके हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में रिएक्शन 2 मिल जाएगा। यानी सिंपली है, अगर हम रिएक्शन 1 के कांस्टेंट को 1/k करें k1 और उसका पावर हाफ करें, तो ये जो होगा रिएक्शन 2 के कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो k2 का लोग 1/k1 का पावर क्या होगा, हाफ होगा। अब हमारा आंसर किस से मैच करेगा, तो चेक करेंगे। तो हमारा आंसर जो मैच करेगा, तीन सारे ऑप्शन में हमारा आंसर जो है वो मैच कहीं कर नहीं रहा है। तो आप क्या करो, आप इसको स्क्वायर कर दो। आप इसको स्क्वायर कर दो, क्या हो जाए, तो k2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/k1 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, k1 इक्वल टू क्या होगा 1/k2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखोगे ये जो सॉल्यूशन है ये मैच करेगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। तो आपके k1 k2 का जो रिलेशन होगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।